मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों पर आप सबसे बातें करने जा रहा हूँ। जी हाँ, एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें, प्री की दृष्टि से भी और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। केंद्र सरकार ने देश में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के अध्ययन के लिए एक कमेटी बना दी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जनसांख्यिकी परिवर्तन के अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई है और इसी से जुड़ी हुई जो खबर है वो ये है कि इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। ये दूसरी जो खबर है नावलेकर जी की, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैंने कहा जनसांख्यिकी परिवर्तन। पिछले कुछ सालों से आप लगातार अखबारों में डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में सुनते होंगे, जनसांख्यिकी लाभांश। और अगर आप पिछले कुछ साल के मेंस के पेपर उठा करके देखें तो जनसांख्यिकी लाभांश पर बाकायदे प्रश्न भी पूछे गए हैं और इसकी चर्चा पहले बहुत होती थी। पिछले 2-1 साल से इस पर चर्चा होनी कम हो गई है, क्योंकि उसी दौर में एक विचार ये भी चल रहा था कि नहीं, भारत जनसांख्यिकी लाभांश का जितना लाभ उठा सकता है उतना लाभ उठा नहीं पा रहा है और उसके ढेर सारे कारण गिनाए जाते थे। दोस्तों, अब जो विचार किया गया है वो ये कि हमारी जो पूरी की पूरी डेमोग्राफिक जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, इसका हम अध्ययन तो करें। अध्ययन करने का मतलब है कि हम देखें कि धार्मिक स्तर पर हमारे जनसंख्या की क्या स्थिति है, उसका कैसा स्वरूप है। हम देखें कि जहां बहुत तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ी है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ी है, एबनॉर्मल तरीके से बढ़ी है, तो वो वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि देखिए, जब हम प्रजनन दर की बात करते हैं तो प्रजनन दर की दृष्टि से तो अब हम जनसंख्या स्थिरीकरण की स्थिति पर आ गए हैं। लगभग लगभग 1.9 पर हम पहुंच गए हैं, और जबकि जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए प्रजनन दर जो है ना 2.1 चाहिए, हम उससे भी नीचे आ गए हैं। और कुछ राज्य तो जनसंख्या की कमी की समस्याओं से गुजरने लगे हैं। तो जहां बहुत ज़्यादा एक साथ वृद्धि दिखाई दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां घुसपैठ हो रही हो, दूसरे देश के नागरिक वहां आ रहे हों? और यदि ऐसा हो रहा है तो ये किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक बात होती है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके सामने जो इस विषय को लेकर के जो आंकड़े पेश किए गए थे, उन्हें देखते हुए कहा था कि बांग्लादेश से असम में होने वाली भारी घुसपैठ ने राज्य के नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया है। यह स्थिति, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, यह स्थिति एक तरह के अघोषित बाहरी आक्रमण जैसी है। अघोषित बाहरी आक्रमण यानी कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और दोस्तों, अभी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे और चुनाव से पहले जो वहाँ बाकायदे SIR कराया जा रहा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको लेकर के आपको बहुत सारे विवाद पढ़ने को मिले होंगे। वहाँ की जो तृणमूल सरकार थी लगातार इसका विरोध कर रही थी और उसका ये कहना था कि जानबूझ करके वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि उनके नागरिक होने के प्रमाण ही नहीं मिल रहे थे, और वो नागरिक होंगे कहाँ से, क्योंकि वो घुसपैठ करके आए थे। फ्रेंड्स, एक सूचना है, FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। आपको मैं एक और रिपोर्ट का हवाला यहाँ देना चाहूँगा ताकि आप अपनी बात तर्कपूर्ण तरीके से प्रामाणिक तौर पर कह सकें कि वहाँ के राज्यपाल थे, उस समय असम के राज्यपाल थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड SK सिन्हा। 1998 में उन्होंने राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट दी थी
और उसके तहत उन्होंने बाकायदे ये बात कही थी कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के कारण असम के कई सीमावर्ती जिलों में आबादी का संतुलन बदल चुका है और जो वहाँ के मूल निवासी हैं वे अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। और इसके बाद रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि यह घुसपैठ असम के बड़े भूभाग को देश से राजनीतिक और सामाजिक रूप से काटने का दीर्घकालिक खतरा बन सकती है। तो दोस्तों, जो जनसांख्यिकी परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है, अब उसके अध्ययन के लिए एक कमेटी बना दी गई है। देखिए, होता यह कि जब इस तरह की घुसपैठ होती है, या यूं कह लीजिए कि जब किसी स्थान की आबादी अचानक बढ़ती है, तो उस क्षेत्र में जमीन, पानी, रोजगार और राशन जैसे हमारे जो सीमित संसाधन हैं, उन पर दबाव बनता है। हमारे जो अपने नागरिक हैं, उन नागरिकों की आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं कर पाते और सरकार यहाँ तक कि जो दूसरी बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, उन योजनाओं का सारा स्वरूप गड़बड़ा जाता है, क्योंकि जो सरकार योजनाएं बनाती हैं वो डेटा के आधार पर ही तो बनाती हैं कि वहाँ की जनगणना के डेटा क्या हैं, वहाँ सर्वेक्षण किस तरीके के हुए हैं, पंजीकृत आबादी कितनी है, और उसी के आधार पर फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा, पेयजल, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई जो दूसरी योजनाएं होती हैं ढेर सारी, उनका ढांचा तैयार किया जाता है। लेकिन अगर इसी आबादी में अवैध आबादी जुड़ जाए तो सीधी सी बात है कि जो वास्तविक मांग है और जो सरकारी योजना बनी है उसमें एक अंतर पैदा हो जाएगा और इससे जो संसाधनों का अनियोजित बंटवारा है वह होने लगेगा और हमारे जो उद्देश्य हैं वे पूरे नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, यह जो समिति बनाई गई है, इसका संबंध केवल जनसंख्या के परिवर्तन के स्वरूप को दिखाना ही नहीं है, बल्कि सच पूछे तो सरकार जो योजनाएं बनाती हैं उनका सहयोग करना भी है। वो बाकायदे इस पर बात करेगी कि आबादी की संरचना क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके का है, आयु वर्ग किस किस तरीके के हैं, आप कह सकते हैं कि एज प्रोफाइल क्या है, प्रवासन की प्रवृत्तियां किस तरीके की हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, उनकी प्रवृत्तियां कैसी हैं, और फिर इस सब का संसाधनों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये कमेटी बाकायदे बना दी गई है। कमेटी को फिलहाल 1 वर्ष का समय दिया गया है कि 1 वर्ष में आप अपनी रिपोर्ट दे दीजिए और यदि आवश्यक हुआ तो डेफिनेटली फिर आगे भी समय बढ़ाया जा सकेगा। इस तरह के जनसंख्या में अचानक वृद्धि से या उसके स्वरूप के परिवर्तन होने से किस तरह की चुनौतियां पैदा होती हैं, उन चुनौतियों के बारे में ये कमेटी सुझाएगी, उनका विश्लेषण करेगी और फिर बाकायदे सिफारिशें भी करेगी कि अब किया क्या जाए। जो घुसपैठी आ गए हैं उनको कैसे बाहर भेजा जाए, उसकी प्रणाली क्या हो और किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र के बीच में समन्वय परक नीति बनाई जाए। तो दोस्तों, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यावहारिक कमेटी है। फ्रेंड्स, जो दूसरी खबर है वह सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि निर्वाचन आयोग जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है वह अपने आप में संवैधानिक भी है और वैधानिक भी है। देखिए, जब मैं कह रहा हूँ संवैधानिक है, इसका मतलब है कि संविधान में इसका उल्लेख है और आपको यह अनुच्छेद याद रहना चाहिए कि अनुच्छेद 324 में बाकायदे संविधान ने निर्वाचन आयोग को यह जिम्मेदारी दी है कि वह पूरे के पूरे चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराए और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जा सके। इसके लिए बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना विशुद्ध वोटर लिस्ट के, यानी कि यदि हमारा वोटर लिस्ट सही नहीं है तो निष्पक्ष चुनाव कराया जाना संभव नहीं हो सकता है। तो यह हुआ इसकी संवैधानिकता। और दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया है कि यह वैधानिक भी है, यानी कि कानूनन सही है। तो कानूनन सही कैसे है? प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, उसकी धारा 21
इन ब्रैकेट 3। दोस्तों ये कुछ ऐसे रेफरेंसेस होते हैं जो आपको रटे हुए होने चाहिए, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसे भी नोट कर लें। आरपी एक्ट की धारा 21 इन ब्रैकेट 3 में बाकायदे निर्वाचन आयोग को यह अधिकार दिया गया स्पष्ट तौर पर कि वह पूरे राज्य में SIR करा सकता है। तो सीधी सी बात है कि यह संवैधानिक भी है और यह वैधानिक भी है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जो डिसीजन दिया है, ये बिहार के वोटर लिस्ट की जब SIR कराई जा रही थी तो उन्होंने याचिका दायर की थी और उस याचिका की सुनवाई के बाद ये फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यहाँ मैं एक दो तथ्य आपको और बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह इस देश का नागरिक भी नहीं है। वह इसके लिए अपील कर सकता है, उसकी सुनवाई होगी। यानी कि वोटर लिस्ट में नाम न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह देश का नागरिक नहीं है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये है कि हमारा जो आधार पहचान पत्र होता है वह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, वह मात्र पहचान के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये दो तथ्य भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहे हैं। तो दोस्तों ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आपके प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से थीं जिन पर मैंने अभी बात की। इस विषय पर बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को भी यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।